हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स की थ्योरी। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, द इमेजेस टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. तो देखिए एक चीज याद रखेंगे कि हम लोग जो इस थ्योरी को कवर करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसको हमेशा याद में रखना है। तो कुछ चीजें हैं जो कि हो सकती है यहाँ पर ना भी हो, और कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा-सा आपको लगे कि एक्स्ट्रा है। बट जो भी चीज़ यहाँ पर रखी गई है वो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखा गया है। तो उसी हिसाब से चीज़ों को लेकर हमें चलना है। थोड़ा-सा क्या करेंगे कि जो डेरिवेशन वगैरह है उनको स्किप करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके हर एक टर्म का क्या मीनिंग है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग। और देखिए इसके अगर हम लोग क्वेश्चन्स की बात करें तो 2018 से लेकर 2024 तक इसमें हर साल कम से कम 1 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, 2 भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो इसी के अकॉर्डिंग देखनी है। इसके क्वेश्चन की अगर लेवल की बात की जाए तो ये ईज़ी टू एवरेज है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ कॉल्ड लाइट। अब उसपे भी किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग लाइट बोलते हैं, वो होता है 400 नैनोमीटर से लगाकर 700 नैनोमीटर। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है, जिसको कि हम लोग ने अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर वाली रेंज थी, बताई गई थी, वो लाइट को डिपिक्ट करती है। 400 नैनोमीटर से कम वाली जो वेवलेंथ होती है, वो आती है हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन पर, और जो 750 से ज़्यादा वाली वेवलेंथ्स होती हैं, वो फॉल करती हैं इंफ्रारेड रीजन पर। A light wave can be considered to travel from one point to another along a straight line joining them. The path is called a ray of light and a bundle of such rays constitutes a beam of light. यानी कि अगर हम जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब लाइट ट्रेवल कर रही है और वो एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है, हम ये मानकर जो भी फिनोमेना है उनको डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे फॉल होते हैं हमारे रे ऑप्टिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको हम रे बोलते हैं। वो जो एक पाथ बनता है, जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, हम उसको मान रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, जो उन 2 पॉइंट्स को मीट कर रहा है। तो उस पाथ को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और ऐसा मानकर, लाइट को इस तरीके का मानकर कि वो रे से बनी हुई है या वो रे है, फिर जो हम फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं, वो सारे हम रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये तो बात थी रे की और रे ऑप्टिक्स की। अगर इसी तरीके के बहुत ढेर सारे रे हो हमारी, तो उस रे को हम लोग फिर बोलते हैं बीम। जब हमारे पास बंडल ऑफ सच रेज़ होता है, तो उससे हमारा बनता है बीम ऑफ लाइट। यानी कि जैसे कि अगर आप एक टॉर्च है, उस टॉर्च को अगर आप जला रहे हैं, तो उससे जो जो है वो रेज़ निकल रही हैं, यानी कि बंडल ऑफ रेज़ निकल रहे हैं, तो अब हम कहेंगे कि वो एक बीम है, तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। The acceptable value of light in the acceptable value of speed of light in vacuum is c equal to 2.99792458 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग इतना नंबर बड़ा ना बोलकर क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं और कहते हैं कि 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये स्पीड ऑफ लाइट है और इससे फास्ट कोई चीज ट्रेवल नहीं करती है इन वैक्यूम। वहीं पर अगर हम लाइट को किसी, मान लीजिए कि किसी मीडियम में देखते हैं, तो मीडियम पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम हो जाती है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड से भी, उससे कम हो जाती है जब किसी मीडियम पर लाइट पहुंचती है। क्लियर? अब है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स में अगर हम ये देखें, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं वो हमारे फॉलो होंगे। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जानना ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके की जो सरफेस होती है, अगर हम रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो वो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे 2 होते हैं। पहला तो ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है? तो ये जो मिरर है इसकी बात नहीं हो रही है।
जो प्लेन की बात हो रही है, वो इस प्लेन की बात हो रही है जहाँ पर कि हम उस प्लेन में नॉर्मल भी ड्रॉ कर रहे हैं, उसी में ही रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ हो रही है, उसी में इंसिडेंट रे भी ड्रॉ हो रही है। तो इस प्लेन की बात की जा रही है, ये जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक प्लेन में लाई करते हैं। और इस पे जो दूसरा लॉ है वो ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, वो बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये 2 लॉ हैं जो कि लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड हैं और ये लॉ किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल हैं। यानी कि आपकी सरफेस चाहे स्फेरिकल हो, चाहे प्लेन हो, अगर रे फॉल हो रही है तो किसी एक पॉइंट पर फॉल हो रही होगी। तो जिस पॉइंट पर फॉल हो रही होगी उसको हम एक मतलब अगर टेंजेंट प्लेन वहाँ पर अगर ड्रॉ किया जाए, किसी भी कर्व्ड सरफेस पे तो एक छोटी-सी हम एक प्लेन सरफेस मान सकते हैं और जिसपे कि बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर अपीयर होगा ये। तो चाहे सरफेस हमारी प्लेन हो, कर्व्ड हो या किसी भी तरीके की सरफेस हो, उसपे लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन है। अब प्लेन मिरर से जो या प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन के लॉज़ आपने जो देखे हैं और उसपे जो फिनोमेना है वो तो देखा ही है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है देखिए का जैसे कहा था कि हमने कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बस उसको ही हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो एक प्लेन सरफेस से या प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन वाले चीज़ें हैं उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। सिर्फ़ क्या कर रहे हैं जो एक हमारी कर्व्ड सरफेस है या स्फेरिकल मिरर्स हैं, उनके द्वारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए हमें क्या-क्या ज़रूरी है, वो चीज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है? तो अब देखिए क्या है कि हमारे पास एक मिरर है अगर, तो ये कर्व्ड सरफेस है और इस कर्व्ड सरफेस पर कुछ साइन कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है जब लाइट फॉल करके फिर इस पे अन अगर हम डिस्टेंस वगैरह मेज़र करते हैं, तो कुछ साइन कन्वेंशन है जिनको कि फॉलो करना होता है, तब जाके जो इसके प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सॉल्व होते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो साइन कन्वेंशन है, आप कभी भी किसी भी इस ऑप्टिक्स के फ़ॉर्मूले में यानी कि रे ऑप्टिक्स के जो फ़ॉर्मूला है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला, कोई भी फ़ॉर्मूला है जैसे कि 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज़ इक्वल टू 1 बाय एफ या फिर 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज़ इक्वल टू 1 बाय एफ। ये 2 फ़ॉर्मूले हैं, एक तो हो गया हमारा लेंस के लिए, एक हो गया मिरर के लिए। तो ये जो दोनों फ़ॉर्मूले हैं जिनको कि एक को हम मिरर फ़ॉर्मूला, एक को लेंस फ़ॉर्मूला बोलते हैं, तो इनमें या फिर जो हमारा लेंस मेकर्स फ़ॉर्मूला होता है, ये सारी चीज़ें अभी इनको आगे देखेंगे। तो हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है, जब भी हम इस पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। यानी कि आप अगर इस पे 10 बार वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वी की, तो यहाँ पर हर बार हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए इसको पुट करना पड़ेगा, यानी कि प्लस या माइनस जो भी है, उस पे पुट करना पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड इट कि अगर इस फ़ॉर्मूले को देखें, तो ये जो जितने भी फ़ॉर्मूले हैं, वो हमारे बने हुए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जब भी हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो हमें प्लस माइनस का हमेशा ध्यान देना होगा। तो कभी भी अगर आप v और u की वैल्यू को पुट करते हैं, तो उसके सिर्फ़ मॉड को आपको पुट नहीं कर देना है, यानी कि उसके सिर्फ़ मैग्नीट्यूड को पुट नहीं कर देना है, उसके जो हमारे साइन कन्वेंशन है, उसको ध्यान में रखकर आपको जो वैल्यूज़ हैं, पुट करना है, यानी कि प्लस या माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। अब साइन कन्वेंशन क्या है, उसको देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन ये है कि लेट अस सपोज़ ये हमारी मिरर है, इस तरीके से कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर है ये। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, तो यहां से राइट हैंड साइड पर जितने भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे, वो सब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वहीं पर अगर हम क्या करें कि इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं यहाँ पर, जो कि इसके पोल से पास होता है। इस एक्सिस से ऊपर तरफ जितनी भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे, वो सारी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी और जितनी भी डाउनवर्ड मेजर करेंगे, वो सारी नेगेटिव होगी। तो जिस डायरेक्शन पर लाइट इंसिडेंट होती है, उस डायरेक्शन पर सभी हम पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट में नेगेटिव और अपवर्ड सारा होता है हमारा पॉजिटिव और डाउनवर्ड होता है सारा नेगेटिव। तो द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो इस मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि ये वाला पोर्शन होता है, वो पोल होता है।
व्हाइल दैट ऑफ स्फेरिकल लेंस, अगर हम इसी पे इस एक स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे होते, लेट अस सपोज यहाँ पर ऐसा स्फेरिकल लेंस रखा होता, तो उस स्फेरिकल लेंस का जो सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो मिरर में बात आती है पोल की, और जब लेंस आता है तो उस पे आता है ऑप्टिकल सेंटर। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, all distances are measured from the pole of the mirror or the optical center of the lens। सारी डिस्टेंस हम लोग इस पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स याद क्या करते हैं कि मिरर ऐसे रखा हुआ है और इस तरफ वाली सारी हमारी पॉजिटिव हो गई, इधर निगेटिव हो गई, अपवर्ड पॉजिटिव, इधर निगेटिव। जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही होती तो हमें इधर वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी होती, मतलब इस डायरेक्शन पर, जिस डायरेक्शन पर फॉल हो रही है उस डायरेक्शन पर हमें सारी डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी होती है और इधर निगेटिव लेना होता है। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारा फिर बना हुआ है। So the distance measured in the same direction as the incident light are taken as positive, and those measured in the direction opposite to the direction of incident light are taken as negative. The heights measured upwards with respect to x-axis and normal to the principal axis of the mirror lens are taken as positive. The heights measured downwards are taken as negative. Focal length of spherical mirrors. Focal length आखिर क्या होता है spherical mirrors का? तो ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर पे इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइट है वो फॉल हो रही है। तो इनफाइनाइट से जो भी लाइट आती है वो कैसी होती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। वो सारी आकर फॉल हो रही है इस मिरर पे, और इस मिरर पर फॉल होने के बाद कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर। ऐसा होता है। तो पोल से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहां पर ये सारी लाइट कन्वर्ज हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। वहीं पर अगर ये जो हमारा मिरर है वो कॉनकेव ना होकर कॉन्वेक्स होता, तो जो इनफाइनाइट से लाइट आ रही है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो आके टकराती और कुछ इस तरीके से फैल जाती, डाइवर्ज हो जाती, और ऐसा लगता है कि ये किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो पॉइंट है जहां से ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है वो डाइवर्ज हो रही है, यहां से फैल रही है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकल पॉइंट। और ये जो पोल है, पोल से एफ के बीच की डिस्टेंस को यहां पर बोलते हैं फोकल लेंथ। तो गौर से अगर देखें आप, एक कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव है, वहीं पर एक कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। तो कभी भी जब आप एफ की वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में कहीं पर भी, हमेशा आपको पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा पुट करके ही सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखिए पॉजिटिव निगेटिव से अंतर पड़ रहा है। पॉजिटिव है अगर फोकल लेंथ तो वो कॉनकेव मिरर वाला बिहेवियर शो करेगा, सॉरी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर वाला शो करेगा। यानी कि अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो जो होगा हमारा बिहेवियर मिरर का, वो बताएगा कि कॉन्वेक्स मिरर जैसा है। अगर वहीं पर नेगेटिव फोकल लेंथ होगी तो वो बताएगा किसकी तरह? कॉनकेव मिरर की तरह। अब देखिए यहां पर कि जिस पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं कि सारी रेज आकर मीट हो रही हैं, जब वो इनफाइनाइट से आ रही हैं या उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, उसको हमने फोकल पॉइंट बोल दिया। अब जरूरी नहीं है कि जितनी भी रेज आए वो सारी की सारी कैसी हो? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो होता क्या है कि अगर कोई रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना हो तो वो फोकस, एक मतलब कि एक पॉइंट की बजाय एक पूरे प्लेन से पास होती हैं, और वो प्लेन जो होता है वो उस फोकल पॉइंट से पास होता है। तो ये जो प्लेन बना हुआ है, ये वाला प्लेन, ये फोकल प्लेन कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा प्लेन जो कि फोकस को अपने साथ अपने कंस्टिट्यूट होता है उस पे। The distance between the focus F and the pole P of the mirror is called the focal length of the mirror, denoted by F, and F is equal to capital R by 2, where R is the radius of the curvature of the mirror। यहां पर R क्या है? Radius of curvature of the mirror। यानी कि जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के ऑप्टिकल सेंटर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कैपिटल आर लेते हैं।
तो देखिए ये जो रिलेशन है F इज इक्वल टू R/2 ये हमारे थिन मिरर थिन लेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। और क्योंकि आपके सिलेबस में यही है पूरा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसके किसके बीच में रिलेशन? जो फोकल लेंथ है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में। फिर है मिरर इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो ये है कि इफ रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। यानी कि अगर किसी एक पॉइंट से रेज निकल रही हो और वो एक्चुअल में जाकर किसी पॉइंट पर मीट करती हैं, तो वो बोला जाता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज फॉर्म हो रही है। द इमेज इज रियल इफ रेज एक्चुअली कन्वर्ज टू द पॉइंट। यानी कि एक्चुअल में अगर वो कन्वर्ज होती हैं रेज ऐसे कुछ ऐसे करके, जैसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं और एक्चुअल इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, तो बोलते हैं कि वो एक रियल इमेज है। वो एक वर्चुअल इमेज होती है कब? जब एक्चुअल में यहां पर मीट नहीं करती, वो क्या होता है, डाइवर्ज होकर आती है कहीं से। जैसे कि एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या था कि जो लाइट आ रही थी वो एक पॉइंट से ऐसा लग रहा था जैसे डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? ऐसे डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट से ऐसे लग रहा था कि जैसे डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो पॉइंट है, यहां पर ऐसा लगेगा सामने से देखने में कि इमेज वहां पर है, बट एक्चुअल में हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते किसी स्क्रीन में। तो एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज के बीच में अंतर पता करने के लिए हम स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। स्क्रीन में अगर इमेज हमें मिल रही है तो वो एक रियल इमेज है। अगर स्क्रीन में हमें इमेज नहीं मिल पा रही है तो वो एक वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको परसीव कर रहा है कि हाँ, वो कहीं से आ रही है, वो लाइट कहीं से आ रही है, डाइवर्ज हो रही है तो वो कहीं से आ रही है। द रे फ्रॉम द पॉइंट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये एक यहाँ पर ये चीज दी गई है कि अगर हमें रे डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो द रे फ्रॉम द पॉइंट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, द रिफ्लेक्टेड रेज गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज एक मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होती हैं। फिर है दूसरा, द रे पासिंग through the center of curvature of a concave mirror or appearing to pass it through it from a convex mirror, the reflected ray simply retraces the path। यानी कि अगर कॉनकेव मिरर है ऐसा और यहाँ पर कर्वेचर है, लाइट जो है वो इससे अगर पास होकर जा रही है तो इससे टकरा कर वापस चली जाती है। ठीक है, मतलब ये तो उसी पाथ को रिट्रेस करता है। ठीक है, जैसे आया वैसे ही चला जाता है उसी पाथ में, एक्चुअल में उसी जस्ट उसी पाथ में चला जाता है वापस। The ray passing through or directed towards the focus of a concave mirror are appearing to pass through the focus of a convex mirror. The reflected ray is parallel to the principal axis। यानी कि कॉनकेव मिरर है अगर ऐसा, फोकस से पास होकर जा रही है अगर लाइट, तो वो टकराकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये हमारे पास एक दो तीन तीन तरीके की रेज हैं जिसका कि हम यूज कर सकते हैं। किसी भी दो रेज को आप चूज करें ये बनाने के लिए कि जो हमारा इमेज है वो कैसे फॉर्म होगा किसी ऑब्जेक्ट का, जब उसको हम एक स्फेरिकल मिरर के सामने पुट करते हैं। फिर ये चौथी तरीके की रे है, द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल टू द पोल, द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो यहां होता क्या है कि अगर हमारे पास एक इस तरीके कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर पे इसके जो पोल है, यहां पर अगर लाइट आकर फॉल हुई, तो जितने एंगल पर ये लाइट फॉल होती है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। आई और आर यहां पर बराबर हो जाता है। तो हर एक पॉइंट पर जितने भी ये एक दो तीन चार चार तरीके के रेज की बात हो रही है, इन सब में हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ही ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है 1/v+1/u=1/f, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मिरर इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको? मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन है जो कि v, u और f के बीच में रिलेशन शो करती है। अब यहां पर बात आती है कि v, u और f है क्या। तो v जो है वो है हमारा पोल से इमेज की कोऑर्डिनेट। ठीक है। u जो है
वो है पोल के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसका कोऑर्डिनेट। जो एफ है वो है पोल के रिस्पेक्ट में जो फोकल लेंथ है उसका कोऑर्डिनेट। और ये मैंने देखो कोऑर्डिनेट शब्द का इस्तेमाल किया है इस वजह से, क्योंकि अगर हम बात करें इस मिरर इक्वेशन की, तो ये मिरर इक्वेशन बना ही है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड। यानी कि आपको साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए ही इनकी वैल्यूज को पुट करना होगा। अब है इस पे लीनियर मैग्निफिकेशन m। तो m एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज h प्राइम टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m जो है हमारा वो ऐसे डिफाइन होता है जिसको कि हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू h प्राइम बाई h। h and h प्राइम विल बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव इन अकॉर्डिंग विद द एक्सेप्टेड साइन कन्वेंशन। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये अब m का फॉर्मूला है, इस पे आप h प्राइम की वैल्यू रखें चाहे h की प्राइम रख h की वैल्यू रखें, चाहे जितनी बार भी आप पुट करें इस पे, हर बार आपको ये याद रखना है कि जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ही रखना पड़ेगा हमें। यानी कि m बराबर हो जाएगा h प्राइम बाई h, यानी कि माइनस v बाई u। फिर है मैग्नीट्यूड m बराबर पॉजिटिव अगर है तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। तो ये याद रखिए कि अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो आ रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा वर्चुअल इमेज। वहीं पर अगर जो हमारा मैग्निफिकेशन m है वो निगेटिव आ रहा है तो वो फॉर्म होगी एक रियल इमेज। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन की बात की जाए, वो कैसा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन यानी कि हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं उसकी, और वो अगर एक से बड़ी है, कैसी है, एक से बड़ी वैल्यू है ये, इसका मीनिंग ये होगा कि जो इमेज है वो मैग्निफाइड है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की इमेज फॉर्म हो रही है। अगर मॉड m की वैल्यू 1 से कम है, मॉड m की वैल्यू की बात हो रही है, यानी कि अगर अगर -5 ऐसे लिखा हुआ है, तो -5 का मीनिंग क्या है पता है? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये इमेज है वो रियल इमेज है, यानी कि आप इसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आप इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड अगर आप इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 5। 5 जो है वो 1 से बड़ा है, जो कि बता रहा है कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, यानी कि ऑब्जेक्ट से 5 गुना बड़ी है उसकी साइज। वहीं पर अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता -0.4, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो इमेज है वो रियल इमेज है, इसको ऑब्टेन किया जा सकता है स्क्रीन पर। बट अगर इसके मॉड की बात करें तो ये 0.4 निकल कर आएगा, जो कि 1 से छोटा है, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की है, डिमिनिश्ड है। अब है रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहां पर रिफ्रैक्शन आ जाता है, रिफ्लेक्शन में जो थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम लोग ने कवर कर लिए। अब है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है एक्चुअली? रिफ्रैक्शन में जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब जाती है, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और इस डेविएशन को, मतलब जो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसको ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि एक हमारे पास मीडियम है जो कि ग्लास से बना हुआ है, बाहर एयर है, इस तरफ एयर है, लाइट एंटर करी, तो जब लाइट एंटर करती है तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, बट उसमें थोड़ा-सा हो गया डेविएशन उसके पाथ पे, और वो फिर ऐसे ट्रेवल करते-करते गई, और यहां से देखिए मीडियम फिर चेंज हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो यहां पर फिर से इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये इसने क्या किया, थोड़ा-सा ऐसे एंगल यहां पर बढ़ा लिया अपना। तो देखिए इनिशियली अगर हम देखें, लाइट को जाना चाहिए था इस तरीके से, यानी कि अगर यहां पर ग्लास का मीडियम मौजूद नहीं होता तो लाइट जाती ऐसे, इस तरीके से निकल जाती। बट क्योंकि यहां पर ग्लास मीडियम मौजूद है, तो इसमें हमें एक लेटरल शिफ्ट देखने को मिलता है कि लाइट जो है वो एक्चुअल में इस पाथ पर ना जाकर इस पाथ से जाती है। तो जाना चाहिए था इधर, एक्चुअल में जा रही है इधर से, तो इस शिफ्ट को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट ray of light that enters the other medium changes at the interface of the two media. This phenomena is called refraction of light. तो यहां पर कुछ टर्म्स हैं जिसको कि आपको समझना है, जो कि जब आते हैं क्वेश्चन पेपर पर तो आपको समझ पे नहीं आती कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, अगर वो आप समझ गए तो आपको समझ पे आ जाएगा कि क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है।
तो देखिए यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ऑब्लिकली इंसिडेंट और अदर मीडियम की बात हो रही है, चेंजेस एट इंटरफेस मीडिया, इसको देख लेते हैं। अगर ये आपको समझ पे आ गए तो रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आपको समझ पे आ जाएगा फेनोमेना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी कि जिस डायरेक्शन पर लाइट ट्रेवल कर रही है, यानी कि जैसे ये लाइट है हमारी, ये इंसिडेंट हो रही है इस डायरेक्शन पर, तो ये कहलाएगी इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब सोचिए जरा कि अगर यहां पर ग्लास मीडियम नहीं होता तो इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को देखने पर हमें पता चलता है कि लाइट इधर जा रही थी, इधर जानी चाहिए। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब यानी कि जिस डायरेक्शन पर लाइट ट्रेवल करती है उसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब क्योंकि यहां पर हमने मीडिया एक पुट कर दिया यानी कि ग्लास रख दिया, होगा क्या यहां पर जो लाइट अब है वो आकर यहां पर फॉल होगी। तो जब लाइट ऐसे फॉल होती किसी मीडियम पर, यानी कि इसको बोलते हैं कि ये कुछ एंगल बनाते हुए फॉल हो रही है, और इसको ही बोलते हैं ऑब्लिकली इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, कुछ एंगल बनाते हुए, यानी कि जैसे ये लाइट अगर इस तरीके से फॉल होती है तो बोलते हैं कि 90 डिग्रीज पर है। कैसी है? 90 डिग्रीज पर है। बट जब ये कुछ हमारा 90 डिग्री से सॉरी मतलब कि अगर उस 90 डिग्री टू द ये है सरफेस, ठीक है, 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री टू द सरफेस है। जब लाइट ऐसे फॉल हुई तो ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री टू द सरफेस है। बट अगर आई की बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग किस पे मेजर करते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में एंगल देखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं पहले जो अ, 3 रेज़ हैं, उनको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बाद फिर ये जो सारे टर्म्स हैं, उनको भी डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो टर्म है, वो है इंसिडेंट रे का, दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे का, और तीसरा है नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल टू द इंटरफेस। अब इंटरफेस का क्या मीनिंग होता है, अभी सब बताएँगे। तो मान लीजिए कि ये एक ऐसा जगह है, जहाँ पर कि लाइट आकर फॉल हो रही है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि परपेंडिकुलर टू दिस इंटरफेस होती है, और अब लाइट जो है वो ऐसे जानी चाहिए थी, बट अपने पास से डेविएट हो गई, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। तो नॉर्मल टू द सरफेस एक अलग से लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये 3 रे हो गए। तो अब देखिए समझिए, ऑब्लिकली इंसिडेंट का मीनिंग ये है कि जब हमारी इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पर फॉल होती है और वो इस नॉर्मल के साथ एंगल अगर 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम रखती है। तो देखिए 0 डिग्री कब होगा इस नॉर्मल के साथ? यानी कि जब लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करेगी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। बट अगर हम इस प्लेन के रिस्पेक्ट में देखें तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर देखिए मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वो करते ये हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है, उस इंसिडेंट लाइट के एंगल को ही सही से नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए ना गौर से कि अगर लाइट इस तरीके से इंसिडेंट की जा रही है, तो हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होता है, वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में निकालना होता है। तो अगर आप यहां पर नॉर्मल को देखें, नॉर्मल तो ये बनी हुई है ना, ये नॉर्मल बनी हुई है, ये नॉर्मल बनी हुई है, नॉर्मल। और जो इंसिडेंट लाइट है उसको भी अगर हम इसी डायरेक्शन पर ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है ना। तो इस वजह से हमेशा ध्यान रखिएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मेजर करते हुए। और ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप के पास सिचुएशन आती है कि जो लाइट है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। क्वेश्चन में ये दे देगा कि लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप क्या करेंगे? तुरंत आई इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेंगे। आई इक्वल टू 90 डिग्री कैसे हो सकता है? आई इक्वल टू 90 डिग्री तब होगा जब लाइट ऐसे फॉल हो, तब ये 90 डिग्री बन रहा है। क्योंकि हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है उसके बीच के एंगल को देखते हैं आई। तो जब नॉर्मल टू द सरफेस बोला है कि वो लाइट फॉल हो रही है, यानी कि नॉर्मल के साथ तो उसका एंगल 0 हो गया ना। ठीक है, तो मैं इस बात को पूरा रिपीट कर रहा हूं, और वो ये है कि जब हमारी एक लाइट फॉल हो रही हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते वक्त बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि आपको सबसे पहले फॉल कराना है एक लाइट को परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग मेजर करते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, जो कि यहां पर 0 डिग्री आ रहा है। क्लियर? तो जहां पर मिस्टेक होती है मैंने वहां पर थोड़ा सा इसको ज्यादा इंफेसाइज किया। अब देखिए यहां पर ये 3 चीज समझ गए। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है? जिस डायरेक्शन पर लाइट ट्रेवल कर रही होती है। ऑब्लिकली इंसिडेंट का मीनिंग ये है कि जब लाइट 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी पर कैसे भी इंसिडेंट हो सरफेस पर, ठीक है। और ये जो एंगल हम लोग देखते हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ओके, तो ये जो अब इस पे होता क्या है कि जब भी ऐसा होता है तो रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम, अब वो जो रे ऑफ लाइट जो दूसरे मीडियम पर एंटर करती है वो अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को चेंज कर लेती है। तो देखिए इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसा था, बट जैसे ही उसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल किया तो उसने अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को चेंज कर लिया, वो इधर जाने लगी। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है, मतलब कोई हार्ड एंड ऐसी कोई बाउंड्री नहीं बनी होती है, बट ऐसा एक रीजन, एक ऐसा प्लेन जो क्या करे, दो मीडियम को सेपरेट करे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं, आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है और आप, अगर इसको गौर से देखा जाए तो मोबाइल स्क्रीन के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो मोबाइल के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से, मोबाइल स्क्रीन में जो चीजें चल रही हैं वो इस वजह से चल रही हैं कि मोबाइल के अंदर जो चीजें चल रही हैं, यानी कि वो एक अपनी एक दुनिया है और जो हमारी दुनिया है वो एक दुनिया है। उसके बीच में इंटरफेस है वो स्क्रीन, इसलिए आपने सुना होगा यूजर इंटरफेस। ठीक है, मोबाइल वगैरह के बारे में आपने ये सुना होगा कि इस मोबाइल का यूजर इंटरफेस कैसा है। वो यूजर इंटरफेस उसी की बात हो रही है जहां पर दो अलग चीजों को सेपरेट किया जा रहा है। यहां पर दो मीडियम ऐसे सेपरेट होते हैं जैसे कि ग्लास और एयर है। तो यहां पर एक हम कंसीडर कर रहे हैं एक ऐसा प्लेन जो कि मीडियम, जो ग्लास है हमारा, मीडियम जो एयर है, उनको सेपरेशन यहां पर महसूस हो रहा है। ठीक है, ऐसी कोई तीसरी सरफेस नहीं होती, बस अंतर यह है कि इंटरफेस में कोई तीसरी सरफेस यहां पर नहीं मौजूद होती कि यहां पर जैसे कि मान लीजिए कि अंदर ये ग्लास है और बाहर एयर है, तो इसको यहां पर हमने कार्डबोर्ड लगाकर ग्लास को फिक्स कर रखा है तो उसको बोले सरफेस नहीं। इंटरफेस है कि दो मीडिया जहां पर मिक्स हो रहे हैं, बस वही हमारा इंटरफेस है। जैसे कि अगर हम पानी ऐसे भर दें तो पानी और एयर जहां पर आपस में टच हो रहे होंगे वो इंटरफेस हो जाएगा वाटर एयर इंटरफेस। और टू मीडिया की बात यह है कि मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया, यानी कि जब हमें मीडियम बताने होते हैं कि बहुत ढेर सारे हैं तो मीडियम्स नहीं होता है, मीडिया होता है। क्लियर? तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए स्नेल्स ने एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजें ऑब्टेन करी थी जिनको कि हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उन्होंने ये देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए यहां पर नॉर्मल टू द सरफेस की बात नहीं आई, नॉर्मल टू द इंटरफेस आया। नॉर्मल टू द इंटरफेस क्यों आया? क्योंकि यहां पर कोई ऐसी तीसरी सरफेस मौजूद नहीं होती कि हम ये बोले कि देखो सरफेस है, वो इंटरफेस है। एयर और जो ग्लास है एक दूसरे पर जहां पर टच हो रहे हैं उसी सरफेस को हमने बोल दिया कि वो इंटरफेस है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस, यानी कि ये जो तीन रेज हैं, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन पर लाई कर रही हैं और ये करती हैं। फिर दूसरा लॉ ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि वही साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए यहां पर जैसे कि इस पे एक चीज हमें याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 1 जैसे लिखा हुआ है, जहां पर n2 1 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम n2 1।
तो जब लाइट एंटर कर रही है हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पर, देखिए पहला मीडियम दे रखा है, दूसरा मीडियम दे रखा है, तो जब लाइट देखो इंसिडेंट कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड वाले मीडियम पर, यानी कि इस इंटरफेस पर लाइट फॉल हो रही है, तो साइन आई और साइन आर, यानी कि साइन आई बाय साइन आर जो होगा उसको हम लोग लिखते हैं कि कांस्टेंट के बराबर है, और वो कांस्टेंट बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से हमारा डिफाइन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले, जैसे कि ये रिप्रेजेंटेशन है n21, इसको पढ़ते कैसे हैं वो देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में बताया जाता है दूसरे मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का बताया जाता है, और वही चीज यहां पर भी है। n21 is a constant called the refractive index of the second medium, जैसे 2 पहले लिखा है, तो refractive index of second medium with respect to the first medium, यानी कि refractive index of medium 2 with respect to medium first, वो हमारा होता है n21। और इसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। एक तो है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, एक तो है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मटेरियल का, किसी मीडियम का, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जब हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं तो वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर हम n2 लिख देते, n2 का मीनिंग ये होता कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी कि इस पे कुछ ऐसा हो रहा होगा कि लाइट जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल होकर आ रही है, ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रही है, और फिर इस पे ऐसा हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो इस केस में देखो, अगर हम ये कहें कि वैक्यूम पर जो स्पीड ऑफ हमारी लाइट है वो कितनी है, c है, और इस मीडियम पर v है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, ये जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा वो हो जाएगा c बाई v। यानी कि आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडिया का हम कैसे निकालते हैं, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, जहां से लाइट आती है वहां पर उसकी स्पीड को रखें और उसको डिवाइड कर दें जहां पर लाइट जा रही है, तो ये हमारा बन जाता है। देखिए अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू c बाई v। अगर इस पूरे सिचुएशन पर कुछ ऐसा होता कि लाइट यहां से एंटर ऑब्लिकली इंसिडेंट करी, और इस वाले मीडियम पर इसकी स्पीड v1 थी, इस पे v2 थी, लाइट ऐसे इंसिडेंट करी, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये जो होगा वो हो जाएगा v1 बाई v2। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। इसी पे अगर मान लीजिए कि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसका रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो इसी में फॉर्मूला बन जाता है n2 बाई n1, जहां पर n2 और n1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं उसको। अगर अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर, ये जो n21 हमने देखा, इसके बेसिस पर r और i को डिसाइड करेंगे। तो अगर n21 ग्रेटर देन 1 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइट है वो फॉल हो रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसको कि हम लोग बहुत लाइटली यूज करते हैं, वो है डेंसिटी। एक्चुअल में ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात होती है, या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। डेंसिटी, डेंसिटी जब भी आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला चलता है कि नहीं? ये एक्चुअली मास डेंसिटी होता है। ये क्या होता है? मास डेंसिटी। यहां पर जो बात हो रही है वो ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर की बात हो रही है। यानी कि कोई ऑप्टिकल डेंसर है, कोई ऑप्टिकली रेयरर है, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर बताते हैं। यानी कि
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, मतलब किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो इफ n21 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज r इज लेस देन i हो जाएगा। और इसका क्या मीनिंग है देखिए, n21 अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मीनिंग ये है कि n21 जो है वो है n2 by n1, और n2 by n1 में n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम सेकंड, और n1 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि n2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है n1 से, यानी कि ये वाला ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और पहला वाला ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो जब भी लाइट इस तरीके से फॉल होती है, अब देखिए इस चीज को आपने 10th में पढ़ा होगा, बट अब क्योंकि आप 12th में आ गए हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपके इस आने वाले एग्जामिनेशन पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इस तरीके से आएंगी कि कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, बस टर्म्स ऐसे यूज कर लेंगे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि जब लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी आई, यहां पर फॉल होगी, बनेगा क्या कि लाइट n1 वाले मीडियम से n2 वाले मीडियम पर जा रही है, यानी कि एक ऐसे मीडियम से जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम पर जा रही है, यानी कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पर जा रही है। देखिए यहां पर शब्द डेंसर और रेयरर का यूज किया जा रहा है, यानी कि हमेशा कंपैरिजन किया जा रहा है, कभी भी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं बताई जा रही। डेंस या रेयर की बात नहीं हो रही है, रेयरर की बात हो रही है हमेशा। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, तो इस पे क्या होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टेड एंगल, इसी कारण से, क्योंकि वो ऐसा बेंड हो जाता है और ऐसा देखा गया है। तो इफ n21 इज ग्रेटर देन 1, r इज लेस देन i, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये चीज आपने देखी 10th में पढ़ी होगी। इन सच अ केस मीडियम 2 इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर और डेंसर इन शॉर्ट देन मीडियम 1। तो जब कभी भी जब हम रे ऑप्टिक्स वगैरह में चीजें पढ़ रहे हो, उस पे मतलब मीडियम से रिलेटेड बात आए डेंसर रेयर की, तो वो ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर है कि इफ n21 इज लेस देन 1, r is greater than I, the refracted ray bends away from the normal. This is the case when incident rays denser medium refracts into a rarer medium. तो ये जस्ट अपोजिट हो गया कि अगर n21 की वैल्यू कम है 1 से, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा, n21 क्या होता है n2 by n1। तो यहां पर अगर ये लेस देन 1 है, तो इसका मीनिंग ये है कि n2 इज लेस देन n1, ये मीनिंग हुआ। और इसका मीनिंग ये हुआ कि अब लाइट जो फॉल हो रही है वो कहां से कहां फॉल हो रही है, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम पर फॉल मतलब इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट हो रही है बेसिकली। तो इस केस में जो रे होती है वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि पूरा सिचुएशन वही, यहां पर n1 यहां पर n2। अब n1 की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इस पे जो ये फॉल करेगा वो क्या करेगा, यहां से ऐसे फॉल करके ऐसे बढ़ जाएगा इसका r, ये i हो गया और ये r हो गया। If n21 is the refractive index of medium 2 with respect to medium first, and n12 the refractive index of medium first with respect to medium 2, then n12 is equal to 1 divided by n21. If n32 is the refractive index of medium 3 with respect to medium 2, then n32 is equal to n31 into n12। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। Some elementary results based on law of refraction कुछ इस तरीके से जैसे ये निकल कर आएंगे कि मतलब एक मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर स्लैब है और इस पे हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं उसके दो इंटरफेसेस पर, एयर ग्लास और ग्लास एयर पर। यानी कि एक अगर ऐसा रेक्टेंगुलर स्लैब है तो एक बार जब एयर से ग्लास पर गया लाइट और जब ग्लास से एयर पर जाएगा तो कैसा उसका बिहेवियर होगा, वो चीज यहाँ पर बात हो रही है। तो व्हेन R2 बराबर I1, जब R2 बराबर I1 होगा तो जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट रे के, देयर इज नो डेविएशन, बट इट डज सफर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम लोग ने वाले डायग्राम पर देखा था जहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही थी।
या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, यानी कि बेसिकली कुछ इस तरीके से कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और फिर यहाँ से ऐसे निकल गया। ठीक है? तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये निकल रहा है यहाँ से, तो ये लेटरल शिफ्ट और ये इसके पैरेलल हो जाती है यहाँ से। ठीक है? तो ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। ये इसके पैरेलल बन जाती है यहाँ पर, तो ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। फिर है जैसे कि एक बॉटम है किसी टैंक की या किसी बकेट की या किसी मग की, किसी पॉन्ड की, लेक की, किसी भी चीज़ की, तो इसमें क्या होगा कि जो एपरेंट डेप्थ है, वो कम होती है एज़ कंपेयर टू रियल डेप्थ। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कुछ ऐसा फिनोमेना बनता है। अब देखिए, जब ऑब्जर्वर यहां पर है, जस्ट टॉप ऑफ द इंटरफेस, ठीक है? यानी कि एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, तो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करता है कि ये जो लाइट है, वो ऐसे निकल रही है और यहाँ पर इस पे कोई डेविएशन नहीं होगा, ये इसके आँखों तक चली जाएगी, ठीक है? वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। जितनी डेप्थ थी वैसी ही दिखाई दे रही है। बट वहीं पर जब ये क्या होता है कि ये जो ऑब्जर्वर है कुछ ऐसा किनारे पर हो, तो इस केस में एक चीज़ और होती है। देखिए जैसे ऑब्जर्वर ये पहले वाले केस को अब थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं, फिर आगे वाले में बढ़ते हैं। तो अब इस पे क्या हुआ कि यहाँ से जो एकदम सेंटर से लाइट जा रही थी, वो ऐसे गई, बिना डेविएशन के आँखों पर गई। बट इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ इतनी लाइट थोड़ी ना निकल रही होगी, बहुत ढेर सारी लाइट निकल रही होगी चारों तरफ। तो जब पूरी लाइट ऐसे जाती है, तो इधर वाली जब ये कुछ नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाने लगती है, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है बाहर। तो ये ऐसे डेविएट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल यहाँ पर ऐसे होगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो गई। तो इसके डेविएशन को जब हम लोग रिट्रेस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, जिसके कारण से ये बॉटम जो है वो उठी हुई दिखाई देती है इस ऑब्जर्वर को, ठीक है? वहीं पर जब ये ऑब्जर्वर किनारे होता है थोड़ा-सा, ठीक है? कुछ इस तरीके से। तो लाइट देखिए यहाँ से निकल रही है, ये ऐसे गई, यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, ये ऐसे गई, ये इधर रिफ्रैक्ट हुई और ये वाली जो है देखिए स्ट्रेट गई। इस सेम यहाँ पर भी होता है कि जो 0 डिग्री पर मतलब नॉर्मल से 0 डिग्री पर जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में समझाया था कि नॉर्मल जो रे है उससे जब 0 डिग्री पर जाती है ये लाइट, तो ये बिना डेविएट हुए सीधे चली जाती है। फिर भी यहाँ पर ये जो एपरेंट डेप्थ है वो कम हो जाती है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाता है, बट इनके जो डायग्राम है वो डिफरेंट फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट इस जगह पर आ गया। तो दोनों ही केस में चाहे आप ऐसे देखें, चाहे ऐसे देखें, जो रियल डेप्थ है उससे कम डेप्थ ही देखने को मिलती है। फिर है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल द सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अंटिल अ लिटिल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.00029। तो देखिए इतना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, फिर भी इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इतने कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बावजूद भी हमें एक अपरेंट शिफ्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण से 2 मिनट जल्दी हमें सूरज उगा हुआ दिखाई देता है और 2 मिनट बाद सनसेट हमें दिखाई देता है। एक्चुअल के बाद तक भी हमें दिखाई देता रहता है। यानी कि एक्चुअल सनसेट और सनराइज कब होता है? जब वो हॉरिजन को क्रॉस कर जाए, तब हम बोलते हैं कि एक्चुअल सनसेट हुआ। अपरेंट सनसेट क्या है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये इसका यहाँ पर खड़े हुए ऑब्जर्वर का देखिए अर्थ में मौजूद हर एक ऑब्जर्वर का जो होराइज़न है वो डिफरेंट होता है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो होराइज़न है लेट अस सपोज़ कुछ ऐसा है, इस जगह पर सिर्फ़ ये यहाँ तक देख सकता है। क्योंकि अब इतनी छोटी अर्थ तो होती नहीं है, बहुत बड़ी होती है तो इसका ऐसे है। तो जब सन जाएगा यहाँ पर सनसेट होगा। अब देखिए बाकी सन कैसे मूव करता है, अर्थ कैसे मूव करती है, उसके बारे में अभी बात नहीं हो रही है। जब हम उसके बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में बात होगी, कि अर्थ मूव करती है या सन मूव करता है। क्लियर? अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस ऑप्टिकल फिनोमेना को समझा जाए। इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि सन मूव कर रहा है। वरना अभी आप कोई कहने लगेंगे नहीं सन नहीं है, वो तो अर्थ मूव करती है। ठीक है? तो समझिए बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, उस पे ध्यान दीजिए।
तो ये जो सन है, अब सन छोटा बना दिया, आप कहेंगे सन छोटा बना दिया, ठीक है? नहीं, समझिए बात को। इम्पोर्टेंट जहाँ यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जब सन एक्चुअल में इसको इसको पार कर जाता है। अब यहाँ पर जो है इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर मौजूद है। इस अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर मौजूद है। तो जब सन इसको इस एक्चुअल होराइज़न को क्रॉस करके नीचे पहुँच जाता है, फिर भी इससे निकलने वाली जो लाइट है वो क्या होती है, ऐसे जाती है और एंटर करती है, तो ये आँखों तक पहुँचती है। तो ऐसा लगता है कि जो सन है वो अभी भी एक्चुअल में थोड़ा होराइज़न से ऊपर है। बट अगर सच में देखा जाए तो वो हॉराइज़न को क्रॉस कर चुका होता है। तो जब सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखता रहता है, वो उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर अगर ये पूरी सिचुएशन सनराइज़ की हो, मान लो कि सन निकलने वाला है, सन यहाँ पर पहुँचा। अब इससे जो निकलने वाली रेज़ थी वो एटमॉस्फेयर में एंटर करी, रिफ्रैक्ट हुई, ऑब्जर्वर की आँखों पर गई, तो 2 मिनट पहले ही से ही इसको दिखने लगेगा सन एक्चुअल राइज़ होने के पहले, यानी कि हॉराइज़न को क्रॉस करने के पहले। क्लियर? तो सन का मूवमेंट और अर्थ का मूवमेंट अभी नहीं हम देख रहे हैं, सिर्फ़ बता रहे हैं एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्टिव जो मतलब जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी एक तरीके से हम यहाँ पर बात करके कह रहे हैं, ठीक है? तो किसी एक को रेस्ट में मान रहा है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है मूव करेगा, बस इतना इस हिसाब से। बाकी जो एक्चुअल फिनोमेना है तो वैसे ही है कि अर्थ मूव कर रहा है सन के चारों तरफ और जो सनसेट, सनराइज़ हो रहा है वो भी अर्थ के रोटेशन की वज़ह से हो रहा है ऑन द ओन एक्सिस। वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, उनको मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। Apparent flattening of the sun at sunset and sunrise is also due to same phenomena. यानी कि जो सन है वो ओवल शेप का दिखाई देता है जब सनसेट या सनराइज होता है। वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही है। यानी कि अगर ये आप ऑब्जर्वर हैं और आप देख रहे हैं सामने जो सूरज है वो उदय हो रहा है, मान लीजिए कि ये हॉराइज़न है। तो सन से जो लाइट आती है वो क्या आती है, एंटर करके ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है थोड़ा-सा। यहाँ से एंटर करती है और इस पे रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो आपकी आँखों का परसीविंग ये हो जाता है कि अ, मतलब ये ऐसे आती है और ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाती है। तो आपकी आँखों का परसीविंग ये होता है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े बल्ज्ड है, ये फैले हुए हैं। सेम विद इधर, तो वो ओवल शेप का दिखाई देता है सन। ठीक है? तो द अपैरेंट फ्लैटनिंग oval shape of the sun at sunset and sunrise is also due to the same phenomenon. अब है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना आता कहाँ से है? इस पे शब्द जो है टोटल, उसको समझिए पहले। होता एक्चुअल में क्या है पता है? लाइट को कोई ये बताने वाला तो नहीं है कि अभी देखो तुम्हें रिफ्लेक्ट होना है या रिफ्रैक्ट होना है। लाइट को कोई ये बताने वाला नहीं है कि अभी तुम्हें रिफ्लेक्ट होना है या रिफ्रैक्ट होना है। तो जब भी लाइट किसी इंटरफेस पर जाती है तो इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है। समझे? गौर से देखिए यहां पर। यहां से एक डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है। लाइट क्या है हो रही है, इस सोर्स से निकल रही है और ये इस इंटरफेस पर पहुंच रही है। यहां से इसका कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट भी हो रहा है और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अगर आप देखें तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट है और ये रिफ्रैक्ट है। वेल एंड गुड। आगे यहां पर पहुंचे, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पोर्शन, सॉरी, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी-कभी क्या होता है बोलने में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो मिक्स हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन निकल जाता है, रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन निकल जाता है। तो याद रखिएगा किस चीज़ की बात हो रही है, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा गलती ना हो। फिर भी कभी-कभी टंग स्लिप हो जाती है। तो पार्डन मी फॉर दैट। अब यहाँ पर लाइट जो है वो ऐसे इंसिडेंट कर रही है तो इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाता है। वहीं पर अब आप क्या देख रहे हैं कि इससे निकलने वाली लाइट जो है ये भी है, वो इस पॉइंट पर पहुंच रही है। ये भी अभी भी देखो, इसका कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो रहा है, कुछ जो इसका पोर्शन है रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट एक पर्टिकुलर एंगल, और वो एंगल होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है क्रिटिकल एंगल्स पर, इस एंगल पर लाइट इंसिडेंट होने पर जो
ये रिफ्रैक्टेड वाली रे होती है, रिफ्रैक्टेड वाली रे। वो मतलब वो पूरी की पूरी रे ऐसे क्या होती है यहाँ पर, ग्रेज करती है ऑन द सरफेस। यानी कि यहां पर आपको जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, तो ना तो आपको रिफ्रैक्शन वाली देखने को मिलती है, ना तो रिफ्लेक्शन वाली देखने को मिलती है, दोनों मर्ज हो जाती हैं। गौर से देखिए यहां से, जो रिफ्लेक्शन वाली है उसका कंटिन्यूअसली एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि ये वाली जो रेज हैं वो इस इंटरफेस की तरफ जा रही हैं, और ये वाली जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो भी इंटरफेस के पास ही आ रही हैं, क्योंकि उसका भी एंगल बढ़ता जा रहा है यहां पर। तो होता क्या है कि एट पर्टिकुलर एंगल आई बराबर आई सी, जिसको कि हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, तो रिफ्रैक्ट होने वाली रे और रिफ्लेक्ट होने वाली रे दोनों मर्ज होकर इस इंटरफेस पर ग्रेज कर जाती हैं, इसके ऊपर ही चली जाती हैं दोनों। फिर जैसे ही आई ग्रेटर देन आईसी होता है, आई ग्रेटर देन आईसी होता है, आई ग्रेटर देन आईसी यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होता है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है आई ग्रेटर देन आईसी। वैसे ही जो पूरी की पूरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने लगती है बस। इसी वजह से शब्द आता है टोटली रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो रहा है पूरी तरीके से, ये बन जाता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई ग्रेटर देन आईसी पर जो लाइट है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होने लगती है, उसका कोई भी पोर्शन रिफ्रैक्ट नहीं होता है। और ये फेनोमेना हम तभी देखने को मिलता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना, ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जाए, डेंसर यानी कि ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जाए, जैसे कि वाटर से एयर पर जाएगी तो ऐसा होगा, या ग्लास से एयर पर जाएगी तो होगा, या किसी भी तरीके का हम पेयर यूज करें जिसपे कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इधर हो और रेयर मीडियम बाहर तरफ हो, तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो आईसी वो एंगल होता है जहां पर जो रे होती है वो ग्रेज करती है ऑन द ओवर द सरफेस, ओवर द इंटरफेस, और आईसी से जब बड़ा एंगल हो जाता है इंसिडेंट एंगल, तो वो जो लाइट है वो हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, अब देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, जो चीज थी उस पे वो मैंने समझा दिया। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम at the interface, it is partially reflected back into the same medium and partly reflected to the second medium। ये जो शुरुआत वाले फिनोमेना हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। अब यहां पर क्या होता है कि जब आई ग्रेटर देन आईसी होता है, तो पूरी की पूरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगती है, तब जाकर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, वरना हम सिर्फ बोलते हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे यहां पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है साथ में। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब भी आपने देखा है कि डेंसर से रेयर पर जाता है, जो लाइट होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो द इंसिडेंट रे AO1 इज पार्टली रिफ्लेक्टेड, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही चीजें लिखी हुई है इस पे। तो जैसे ही हमारा क्या होता है कि आई बराबर आईसी होता है, आई बराबर आईसी, तो रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है हमारा, वो पाई बाय 2 के बराबर हो जाता है, ये वाला, ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला एंगल जो होता है वो पाई बाय 2 के बराबर हो जाता है। और आई ग्रेटर देन आईसी पर वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होने लगता है लाइट। तो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड फर्दर, refraction is not possible and the incident ray is totally reflected, and this is called total internal reflection। तो the angle of incidence corresponding to the angle of refraction 90 डिग्री, यानी कि जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा होता है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिंग हमारी रेज हैं वो क्या करती हैं, ग्रेज करती हैं ओवर द इंटरफेस, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको ही हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, जो इंटरफेस वहां पर फॉर्म हो रहा है उनके बीच जो है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 2 विल बी n12 बराबर 1 डिवाइडेड बाई साइन आई सी। तो यहां पर देखिए, आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रखें, इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम
यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई साइन IC। ऐसे याद रखें, वरना 1 2 में कंफ्यूज करके आप गलत कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज डिफाइंड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन IC। कैसे डेरिवेशन इसका हुआ है उसको अभी जाने की जरूरत नहीं, स्नेल्स लॉ से ही निकल कर आया है। बस क्या किया गया कि जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है उसको 90 डिग्री पुट कर दिया, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, उससे ये निकल कर आ गया। अब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर और मिराज वगैरह वाले जो होते हैं उनकी बात है। तो एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन क्या है, तो मिराज अ डिस्टेंट पैच ऑफ रोड स्पेशली ऑन अ हाईवे अपीयर्स टू बी वेट। ऐसा देखा होगा आपने, बिल्कुल देखा होगा। रेगिस्तान गए हो चाहे ना गए हो, बट जैसे समर डे है या विंटर्स पर भी थोड़ा दूर की जो रोड होती है वो आपको वेट समझ पे आती है। तो डायमंड्स आर नोन फॉर देयर स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस। देयर ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनसाइड देम। द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस इज वेरी स्मॉल। बाय कटिंग द डायमंड सुटेबली मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर। तो होता क्या है कि डायमंड्स पर जो क्रिटिकल एंगल होता है बहुत कम होता है, 24.4 डिग्रीज होता है, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस डायमंड का वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि डायमंड एयर इंटरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इस इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है बहुत ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है कि NDR बराबर होता है 1/sin IC, और टोटल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट जाती है कहां से कहां, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो साइन IC अगर हमारा मतलब ये एंगल अगर छोटा है हमारा, तो ये वैल्यू छोटी होगी, यानी कि ये बड़ा होना जरूरी है। तो डायमंड एयर इंटरफेस जो होता है उस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 पॉइंट कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मतलब काफी बड़ा होता है। तो बाय कटिंग द डायमंड सुटेबली मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर। बस यही चीज है कि डायमंड में होता क्या है कि हम उसके जो एंगल्स हैं उनको ऐसे रखते हैं, उनके जो साइड्स हैं उनको ऐसे कट करते हैं, ताकि अगर एक बार किसी जगह से लाइट एंटर करे, मान लीजिए कि अपर सरफेस से लाइट एंटर करे, तो अंदर वाली सरफेस से क्या हो, बार बार यहां पर टकराए और एक पर्टिकुलर सरफेस से ही लाइट बाहर निकले। यानी कि लाइट बहुत जगह से एंटर कर सकती है और पर्टिकुलर सरफेसेस से ही बाहर निकल सकती है, जिसके कारण से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता है कि लाइट, मान लीजिए कि डायमंड कुछ ऐसा बना हुआ था, लाइट जो है वो इस तरफ से एंटर करी, इधर से एंटर करी, इधर से निकल गई, तो क्या ही चमकेगा, इधर देखने वाले को क्या ही चमकेगा। बट सोचिए जरा कि अगर ये लाइट जो इधर एंटर करी, ये इधर ना जाकर इधर टकरा, इधर टकरा, इधर टकरा और टकरा कर फिर इधर से निकल जाए, तो लाइट इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी कहीं से भी जा सकती है, और जाकर वो इधर से निकलेगा तो बहुत तेजी से चमकेगा। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो डायमंड होता है उसको कट ऐसे किया जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस पे बहुत बार होता है और पर्टिकुलर जगह से ही लाइट बाहर निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि हीरे को जब तक तराशा ना जाए तब तक वो सही तरीके से जो चमक है वो पैदा नहीं करता है। तो सेम चीज लाइफ पर भी एप्लीकेबल है। आपको मेहनत करनी होती है अपने ऊपर, आप कुछ होते नहीं हैं, आप बनते हैं हमेशा। तो हमेशा मेहनत करते रहना होती है, ठीक है? और हाँ, एक चीज याद रखिए कि अगर अभी तक किसी ने जो DPP हैं और PYQs हैं, उनको एक्सेस करने के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्टर कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग इसके पीवाई जो DPP और PYQ है उनको ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो मेक श्योर कि आप रजिस्टर हों और इसको ओपन कर सके, साथ में हम लोग ओपन करेंगे। जो आप अपनी जो साथी वेबसाइट है वहां पर जाकर आप रजिस्टर करके लॉग इन कर सकते हैं, या फिर चैट सेक्शन पर भी आ रहा होगा, वहां से भी आप लोग लिंक यूज करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप ऐसा करें, तभी अभी हम लोग जब DPP और PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पीछे रह गए। DPP और PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने पढ़ा, आप कैसे बता सकते हैं कि आपने जो चीज पढ़ी है वो आपको आ गई है, जब तक आप उसका आउटपुट ना दे पाए। क्लियर? आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर जो चीजें हैं स्टोर कर ली मैंने, अब मैं उसको एग्जामिनेशन में यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आउटपुट देना पड़ता है। जितनी बार आप आउटपुट देते हैं किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती है, यानी कि कुछ आप गलत कर देते हैं। फिर हर बार आपको दो चीजें सीखनी होती है कि उस गलती जो आपने गलती करी है वो उस गलती को ना दोहराया जाए, और जो आपने गलती करने की वजह से गलत कर लिया है चीजों को, यानी कि क्वेश्चंस को, उनको सही करने की कोशिश। तो दो चीजें कि आप उस गलती को रिपीट ना करें,
और जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको सही तरीके से देखें, ठीक है? तो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और फटाक से इसको हम लोग करेंगे क्या? डीपीपी और पीवाईक्यू पहले इसको कवर करके। तो अब देखिए प्रिज्म्स डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और बाय 180 डिग्री। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि रे ऑप्टिक्स में हमने सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो पार्ट है उसको रखा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स हैं, इन सबको अलग रखा है और उस पे बाकी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो वेटेज के अकॉर्डिंग और जो भी चीजें थी उसके अकॉर्डिंग ये सारे चीज सेट करी गई है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और बाय 180 डिग्री मेक यूज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Optical fiber are extensively used for transmitting audio and video signals through long distances। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितना भी इंटरनेट अवेलेबल है वो सब ऑप्टिकल फाइबर के बदौलत ही है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास या फिर क्वार्ट्ज फाइबर से। हर एक फाइबर में दो चीजें होती हैं, एक होता है कोर और दूसरा होता है क्लैडिंग। तो कुछ इस तरीके का हमारा एक फाइबर होता है कि अंदर एक कोर होता है और उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको कि ऐसे चारों तरफ उसको ढक रखा होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। तो कोर और क्लैडिंग 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, वो हायर होता है एज़ कंपेयर टू क्लैडिंग। तभी किसी भी जगह पर जो हमारी ये वाली कंडीशन है कि टीआईआर तभी होगा जब लाइट एक डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी, तो ये बनी रहती है। और बाकी फिर हमें जो लाइट है उसको इस एंगल पर इंसिडेंट करना होता है कि वो आई ग्रेटर देन आईसी हो, इस कोर क्लैडिंग के मीडियम के इंटरफेस के लिए। और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये जो वायर है वो कैसी भी मुड़ी रखी हो, मान लीजिए कि वायर जो ये वाली जो वायर है ये ऐसे ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऐसे मुड़ी हुई रखी हुई हो, कैसे भी रखी हुई हो इस पे, क्योंकि माइक्रो लेवल पर यानी कि इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो अंदर कोर और इसके ऊपर क्लैडिंग, हर एक पॉइंट पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी होती है चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि कोर और क्लैडिंग, कोर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और आई ग्रेटर देन आईसी पर हम इंसिडेंट कराते हैं तो ये इस पे टीआईआर होता रहता है। तो लाइट का सिग्नल हम इधर से भेजते हैं और लाइट का सिग्नल हमें बाहर मिलता है। Optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of inner surface strikes the other at an angle larger than the critical angle। ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए चीजें बढ़ती रहें आगे। तो even if the fiber is bent, light can easily travel along its length। An optical fiber can be used to act as an optical pipe। जैसे होता है ना कि एक पाइप आपके पास पड़ा हुआ है, ऐसे आपने गर्मियों का लेटर सपोज मौसम है और आपको कूलर में पानी भरना है, आपने जो टैप है उस पे पाइप को लगाया और कूलर तक लेकर आए। ज़रूरी नहीं है कि पाइप एकदम स्ट्रेट हो, कैसा भी पड़ा हो, पानी आ जाएगा। सेम है ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ। ऑप्टिकल फाइबर एक ऑप्टिकल पाइप की तरह बिहेव करती है कि लाइट एक तरफ से एंटर करती है और दूसरी तरफ से निकलती है। उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की तरह देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर्स। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर पे जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट के फॉर्म पर ट्रेवल करता है। और इसके पहले एक डिवाइस लगती है, इधर एक डिवाइस लगती है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो आ रहा होता है उसको लाइट में कन्वर्ट किया जाता है और इधर जो लाइट सिग्नल होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कि हम ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। सुटेबल ट्रांसड्यूसर्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से लाइट और इधर लाइट से इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन कराते हैं। तो एज अ लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पहले क्या होता था कि जब कैमरे वगैरह इतने एडवांस्ड नहीं थे, तो इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जामिनेशन के लिए जैसे कि एसोफेगस, स्टमक या इंटेस्टाइन, तो उसमें एंडोस्कोपी शब्द यूज किया जाता है। यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स की देखने के लिए यूज किया जाता है। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी 2 तरीके की चीजें होती हैं। कोलोनोस्कोपी यानी कि कोलन से रिलेटेड है, कोलन हम इंटेस्टाइन को बोलते हैं। तो उनको देखने के लिए कोलोनोस्कोपी होती है और एसोफेगस या स्टमक को देखने के लिए एंडोस्कोपी का यूज करते हैं। दोनों एंडोस्कोपी ही तो अब जब एडवांस कैमरे वगैरह नहीं थे तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता था। अभी भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, बट कुछ ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से जो बहुत ही छोटे साइज के कैमरे हैं, हाई डेफिनेशन वाले कैमरे,
जो कि अलग तरीके से बिहेवियर शो कर सकते हैं, यानी कि अलग-अलग तरीके की इमेजिंग कर सकते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। वरना ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता था। तो एज़ लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक एसोफेगस, यानी कि एक मान लीजिए कि एक इंसान है, उसका ये एसोफेगस है, यहाँ पर ये स्टमक है ऐसे, तो स्टमक पर जाकर हमें देखना है कि कैसा होगा। तो यहाँ से क्या किया इसको, जो ऑप्टिकल फाइबर वाला डिवाइस होता है, यानी कि एंडोस्कोप जो होता है, उसको डालते हैं यहाँ पर। एंडोस्कोप पर आगे लगी रहती है लाइट, और लाइट यहाँ टकराती है और टकरा कर वापस आती है, और यहाँ पर लगा रहता है लेंस, जो कि लाइट को कैप्चर करता है और इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वापस लाइट को यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह लगा रहता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, बाहर उसको फिर ट्रांसड्यूसर वगैरह लगा के इमेज यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। तो ये अब ऐसा हो गया, वरना पहले के लिए क्या करते थे, सीधे वो एक पाइप डालकर उसके अंदर डायरेक्ट उसको चेक करते थे। डेकोरेटिव लैंप विद फाइन प्लास्टिक फाइबर्स विद देयर फ्री एंड्स फॉर्मिंग अ फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कि ऐसे डेकोरेटिव लैंप्स ऐसे बहुत ऐसे फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर वाला बना होता है, तो उसपे भी फाइन प्लास्टिक फाइबर्स, इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। द मेन रिक्वायरमेंट इन फैब्रिकेटिंग ऑप्टिकल फाइबर इज दैट देयर शुड बी वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड them. In silica glass fibers, it is possible to transmit more than 95% of the light over a fiber length of 1 kilometer. Difference between apparent and real depth of a pond is due to the reflection of light, not due to the total internal reflection. अब आ गया हमारे पास रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसमें लाइट इंसिडेंट कर रही है। ये लेंस नहीं है, लेंस होता कुछ ऐसा हो जाता, स्फेरिकल एक सरफेस है। उसको बोल सकते हैं हम कि ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ ऐसा बोला जा सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए हम ये मान रहे हैं कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो यहां पर जैसे कि ये रिलेशन है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर, ये हमें रिलेशन बताता है। जैसे कि यहां पर ये वाला जो मीडियम है उसको n2 बोला गया, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 बोला गया। ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जो ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो u हो गया, और इस ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका कोऑर्डिनेट हो गया v, और ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो r हो गया। उनके बीच में ये रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, और ये किसी भी कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस के लिए होल्ड करती है इक्वेशन। फिर आता है रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। तो अगर हमने एक लेंस फॉर्म कर लिया जिसपे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग है n2 1, ठीक है, अब समझिएगा इसको, मैं इसको जनरल तरीके से आपको बताने वाला हूं। 1 बाई एफ इज इक्वल टू n2 1 माइनस 1, और यहां पर 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 है। यहां पर दो सरफेस है, एक ऐसी और एक ऐसी। तो दो सरफेस मिलकर एक लेंस फॉर्म करती है, यानी कि अगर इस वाली सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए तो इसको बोलेंगे r1, और इस वाले के रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोला जाए, इसको बोला जाएगा r2। तो r2 की वैल्यू हमेशा माइनस में रखेंगे और r1 की वैल्यू प्लस में रखेंगे। इसको रखते वक्त ध्यान बहुत देना होता है। कैसे ध्यान रखना होता है कि करते क्या है स्टूडेंट, यही गलती कर देते हैं कि R1 को वो डिसाइड कर लेते हैं कि R1 हमारा रहेगा हमेशा पॉजिटिव और R2 रहेगा हमेशा निगेटिव। ठीक है, समझ गए? तो मैंने यहां पर वो चीज कही कि आपको यहां पर याद रहे कि हमेशा जो है आपको चेक करना है पॉजिटिव निगेटिव को, डायरेक्ट पुट नहीं कर देना है R1 और R2 की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव अपने आप पहले मानकर। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर लेंस ऐसा है तो R1 आपको ये वाली सरफेस लेनी है, और मतलब R2 इस वाले सरफेस के लिए लेना है, बस इतना आपको याद रखना है। अब आप क्या करिए, R1 ड्रॉ करिए। R1 तो इसी तरफ बनेगा ना, इस पहली वाली सरफेस का जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इस तरफ आएगा, तो ये R1 होगी। अब देखिए ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब आप इसको पॉजिटिव पुट करेंगे, फिर R2 के लिए ये जो है ये निगेटिव बनेगा। ठीक है, R2 जो है वो निगेटिव होगा, तो यहां पर पुट करेंगे। यहीं पर अगर कैसा होता, सरफेस कुछ ऐसी होती, तो अब देखिए ये R1 है और ये R2 है। R2 क्या हो गया, यहां पर इस तरफ बनेगा ना, ये R2 देखिए पॉजिटिव हो गया और R1 हो गया नेगेटिव। तो आपको ये देखना है सरफेस के अकॉर्डिंग कि कैसे उस पे फॉर्मेशन है।
यहीं पर मान लीजिए कि एक ऐसी सरफेस होकर दूसरी जो सरफेस है वो ऐसी हो, तो ये पहली वाली सरफेस, ये दूसरी वाली सरफेस, इसके लिए R1 हो जाएगा जो कि नेगेटिव है, और R2 भी नेगेटिव ही हो जाएगा। इस तरीके के बैलेंस फॉर्म हो सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को पुट करते वक्त आपको ध्यान देना है। R1 R2 क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए N21 जो है उसको समझते हैं। N21 क्या है? मान लीजिए कि ऐसा लेंस है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये है N21। ग्लास, वाटर और ये सब याद नहीं करना, आपको क्या याद रखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो है N21। अब सराउंडिंग में एयर की जगह कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये रिफ्रैक्शन बाय लेंस का फॉर्मूला है। इसको हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, जिसका कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो 1/f इज इक्वल टू N21 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इस फॉर्मूले में N21 क्या है और R1 और R2 क्या है। इसी को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ग्लास और कोई दूसरा मीडियम जहां पर रखा हुआ है, वो है, मतलब कि जो लेंस है वो हमारा ग्लास से मिलकर बना है और बाहर कोई मीडियम है। तो इस N21 को देखिए ये लिखा जा सकता है, यानी इसको अगर हम NGM लिख दें, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये बन जाएगा Ng/Nm। याद रखिएगा यहां पर मीडियम देखिए हर जगह है, ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है, हर जगह मीडियम ही मीडियम है। बस यहां पर ये बात की जा रही कि ये ग्लास किस मीडियम पे रखा है, तो ये बोल दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप ऐसा याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, कुछ भी हो, और किसके रिस्पेक्ट में? उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। इस वजह से मैंने ऐसे उसको सिंप्लीफाई करके बताया था, बाकी आप ऐसा याद रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूले से हम कितने तरीके की चीजें बना सकते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट अस सपोज G और म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब कि जिस मीडियम पर उसको पुट किया गया है वो बराबर हो जाए। तो उस केस में 1 - 1 वाली कंडीशन बनेगी, ये हो जाएगा 0 और 1/f हो जाएगा 0, यानी कि f बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट फोकल लेंथ का मीनिंग ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट वहां होकर भी लगेगा ही नहीं कि मौजूद है। जैसे मान लीजिए कि एक टम्बलर है ग्लास का और उसके अंदर हमने एक ग्लिसरीन फिल कर दिया, और ग्लिसरीन फिल करने के बाद इसके अंदर एक दूसरा ग्लास रख दिया जो कि कर्व्ड ऐसा ग्लास है। अब होगा क्या कि ग्लिसरीन और इस ग्लास को हम ऐसा चूज करेंगे कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो लगभग। तो जब ग्लिसरीन वगैरह हिलना बंद हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर ग्लास मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट जब तक रिफ्रैक्ट नहीं होती तब तक आपको समझ पे नहीं आता कि वहां पर कोई चीज मौजूद है या नहीं मौजूद है। जैसे कि सोचिए जरा कि आप अपने सामने रखे हुए बुक को देख रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उससे निकलने वाली लाइट एयर से ट्रेवल होकर आपके पास तक आ रही है? नहीं लग रहा ना? बट बीच में एयर मौजूद है। अगर वहीं किताब और आपके बीच में एक लेंस लगा दिया जाता, तो होता क्या कि इधर किताब है, इधर आप हैं, इधर बीच में लेंस है। लाइट जो इधर निकलती, यहाँ पर रिफ्रैक्शन वगैरह होता, फिर आपके पास जाती, तो आपको लगता कि हाँ, यहाँ पर कुछ मीडियम चेंज है। यानी कि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब तक फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक आपको समझ पे नहीं आएगा कि कोई चीज वहां मौजूद है या नहीं मौजूद है। और ऐसा आपने देखा होगा समोसे वाले के पास। कभी समोसा लेने गए हो, जो टिक्की होती है वो लेने गए हो, ठीक है? या ऐसा कुछ भी उसको बनते हुए देख रहे हो, तो बनाने वाला इधर खड़ा है, आप इधर खड़े हैं इंतजार में समोसे के, और इधर से आप ये देखा कि जैसे ही इसने मतलब इसको ऑन किया, तो ये जो समोसे वाला होता है वो हिलने लगता है। ऐसा होता है ना? वो क्यों हिलने लगा? क्यों? क्योंकि बीच में जो एयर है वो ऑप्टिकली रेयरर हो गई वहां पर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, जिसके कारण से, और वॉबली मोशन भी हो रहा है उस पे, तो इससे आने वाली लाइट ऐसे हिलते हुए यहाँ तक तो सीधी आती है, फिर यहाँ से हिलते हुए आप तक आपकी आंखों पर आती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि समोसे वाला हिल रहा हो। वो नहीं हिल रहा समोसे वाला, वो जो यहाँ से एयर जा रही है वो हिल रही होती है। यानी कि बेसिकली जो मेरा पॉइंट है वो ये है
कोई चीज मौजूद है वहां पर कि नहीं, अगर टर्म्स ऑफ हम रेज बात करें, लाइट की बात करें, तो वो ऐसा ही है कि अगर वहां पर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है तभी हम कहते हैं कि हाँ वो चीज वहां पर मौजूद है। यानी कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट ना हो और रिफ्रैक्ट ना हो तो हम बता ही नहीं सकते कि वहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। क्लियर? तो इसी वजह से ये है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का बराबर हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि वो चीज वहां पर मौजूद ही नहीं है। दिस implies that the liquid must have refractive index equal to glass. A transparent solid is invisible in a liquid of the same refractive index because of no refraction. इक्वेशन है जैसे हमारी 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये बिल्कुल देखो जैसे लेंस फॉर्मूला होता था वैसे, सॉरी जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ही है, बट यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस है, बस इतना है। तो 1/v - 1/u बराबर हो गया 1/f। ये एकदम सिमिलर है लेंस फॉर्मूले के। तो to find the image of an object by a lens, we can in principle take any two rays emanating from point on an object, trace their paths using the law of refraction, and find the point where the refracted rays meet. A ray emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction passes through the second principal focus. और मतलब वही जो चार रेज की हमने बात करी थी उन्हीं का इस्तेमाल, उन्हीं में से किसी भी दो रेज को लेकर आप इसको बना सकते हैं। तो a ray of light passing through the first principal focus of convex lens emerges parallel to the principal axis after refraction. तो देखिए जैसे मिरर के केस में हमारे पास चार रेज थी वैसे ही यहाँ पर भी चार रेज हैं, और उनमें से किसी भी दो रेज का इस्तेमाल करके हम जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि एक रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो इस पे दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक F1 और F2, और इसको बोलते हैं 2F1 और इसको बोलते हैं 2F2। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे यहाँ पर C नहीं होता है, ये क्या होता है यहाँ पर 2F, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर एज अ, मतलब जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको 2F बोलते हैं। A ray of light incident on a concave lens appearing to meet the principal axis at second focus of emerges parallel to the principal axis after refraction. मैग्निफिकेशन जो इस पे प्रोड्यूस होता है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं H प्राइम बाई H, और यहाँ पर V बाई U हो जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस साइन नहीं आया है, जबकि मिरर वाले में यहाँ पर मैग्निफिकेशन पे माइनस साइन आ रहा था इस जगह पर, जबकि यहाँ पर माइनस साइन नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, M इज इक्वल टू H प्राइम बाई H बराबर V बाई U। फॉर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए जो होता है वो M हमारा मतलब इस तरीके से पॉजिटिव होता है। ये चीज कॉन्वेक्स के लिए जो है वो हमारी ये चीज देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अब उस पे भी एक केस आता है जहां पर कि भी उस पे भी वर्चुअल इमेज मिल जाती है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के जो छठा केस बनता है हमारा और कॉनकेव लेंस के जो सारे केसेस हैं उन सब में एम पॉजिटिव जब होता है तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। वहीं पर अगर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो, जो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में बनता है, 5 केस बाकी जो होते हैं उसमें एम जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि एम अगर नेगेटिव है तो इमेज हमारी रियल होगी, वरना वो वर्चुअल इमेज होगी। पावर ऑफ लेंस, the power P of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light parallel to the principal axis, falling at unit distance from the optical center. P is equal to 1 by F. The SI unit of for power of a lens is diopter. इसको हम 1D बराबर 1 मीटर इनवर्स डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि पावर होता है 1 बाई एफ, और एफ को हम मेजर करते हैं हमेशा मीटर्स पर। एफ को हमेशा मीटर्स पर मेजर करिएगा। कभी भी जब एफ की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें, चाहे सेंटीमीटर किसी पर भी दी हो, आपको हमेशा मीटर पर पुट करना है, तभी आपका आंसर जो है सही निकल कर आएगा, वरना गलत हो जाएगा। पावर कभी भी निकालनी हो, कुछ भी आप कैलकुलेशन कर लें, बट पावर अगर आपको निकालनी है तो हमेशा मीटर पर फोकल लेंथ को पुट करना होगा। पावर ऑफ अ लेंस इज पॉजिटिव फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस, और एक निगेटिव लेंस के लिए जो पावर होती है वो निगेटिव होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैग्निफिकेशन और पावर को मिक्स मत कर दीजिएगा। पावर एक पॉजिटिव लेंस है, अगर मतलब पॉजिटिव अगर पावर है उसकी तो वो कन्वर्जिंग लेंस होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। वहीं पर कॉन्वेक्स लेंस निगेटिव मैग्निफिकेशन भी शो करता है। ठीक है, तो दो अलग चीजें हैं ये। तो पावर हो गया हमारा जैसे कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है ना, तो 1/f को पावर लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अगर हमारे पास बहुत ढेर सारे फोकल लेंथ के अलग-अलग हमारे पास लेंस हैं, f1, f2, f3, f2 इस तरीके से, तो जब हम टोटल फोकल लेंथ निकालते हैं उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, जब जहां पर जो लेंस है वो पास-पास रखे हुए हैं, तो जो हमारी इफेक्टिव फोकल लेंथ बनती है वो बनती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इस तरीके से। यानी कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये जो है इस एजम्पशन के साथ है ये कि थिन लेंस है और ये एकदम पास-पास रखे हुए हैं। थिन लेंस है और एकदम पास-पास रखे हुए हैं, तब ये ऐसा पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। तो combination of lens help to obtain diverging और converging lenses of desired magnification. It also enhances sharpness of the image. तो हम क्यों यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, उसके लिए ये है। फिर द टोटल मैग्निफिकेशन m ऑफ कॉम्बिनेशन इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि मान लीजिए कि आपने 3 लेंस लगाए, पहले वाले लेंस का मैग्निफिकेशन m1 है, इसका m2 है और इसका m3 है, तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक का अगर निगेटिव होगा तो सब सारा निगेटिव हो जाएगा मैग्निफिकेशन। System of combination of lenses is commonly used in diverging lens for camera, microscope, telescope and other optical instrument. तो अब इसके क्या करते हैं, जो डीपीपी है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. How fast is the light traveling in the liquid? लिक्विड में कितनी स्पीड पर वो ट्रेवल कर रहा है। और यानी कि अगर इस पे हम देखें तो जो स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूला है हमारा, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, जो स्पीड ऑफ मतलब जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे रिलेटेड है। तो स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ बीकर फिल्ड विद लिक्विड, एक लिक्विड को जो है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल्स अप टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड मूव्स अलोंग इट्स सरफेस, और इसकी सरफेस पर जाकर ऐसे मूव कर रही है। तो हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, अब आप इसको बता सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि यहां पर उन्होंने एक चीज बता दी है कि लाइट ऐसे जा रही है और यहां पर ऐसे ट्रेवल कर रही है। यानी कि TIR वाली जो मतलब कंडीशन होती है, उसके पहले IC वाली जो कंडीशन होती है, क्रिटिकल एंगल वाली, वो चीज है। तो बताइए क्या होगा आंसर। अब देखिए यहां पर, जैसे ये मीडियम है, मीडियम की अगर हम बात करें, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम से ज्यादा होगा, तो वहां पर जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में जितनी स्पीड होती है उसके बराबर हो ही नहीं सकती। यानी बी वाला आंसर तो होगा ही नहीं, तो कोई इसको मत टिक कर दीजिएगा। क्लियर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद जो PYQ वगैरह होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इस पे मैं देखिए गलत आंसर ही टिक कर रहा हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप आंसर बताइए क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए। इफ अ रे ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली R and R prime. If the reflected and refracted ray are at right angles to each other, the critical angle for given pair of medium is. तो एक रे ऑफ लाइट है जो कि डेंसर मीडियम से जा रही है रेयर मीडियम पर, उस पे लिखा है ना डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स, मतलब रे ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयर मीडियम, वो मतलब जा रही थी डेंसर मीडियम पर, मूव कर रही थी और उसको एकदम से रेयर मीडियम मिल गया तो उस पे जाकर टकराई, यानी कि इंटरफेस पर पहुंची। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली R and R prime। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का यहाँ पर दे दिया। इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, अगर दोनों राइट एंगल्स पर हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल 90 डिग्री बता दिया है, तो द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडियम इज, यानी कि हमें क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल कितना होगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्या होगा इस पे आंसर, ABCD, साइन इनवर्स tan R प्राइम या साइन इनवर्स tan R, tan इनवर्स sin I, cot इनवर्स tan I, क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या लगा दे। ABCD क्या होगा, कुछ भी लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए। A linear object of height 10 centimeter is kept in front of concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. At a distance of 10 centimeter, the image is formed is मैग्नीफाइड होगी, और मैग्नीफाइड डायरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड एंड डायरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड होगी, क्या होगी। अब यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी बात है।
तो इसके लिए ना आपको रे डायग्राम नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा, आपको रे डायग्राम नहीं बनाना है। आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज का, जो हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन जो है, उसकी हेल्प ले सकते हैं और उससे बता सकते हैं कि इमेज कैसी फॉर्म होगी। यानी कि मैग्निफिकेशन अगर एक बार निकाल लिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन और मिरर मिरर इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल करें, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ रहा है, क्या है इसका आंसर? फिर गलत टिक किया जाए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अब देखिए जैसे इस पे लिखा हुआ है मैग्निफाइड एंड इरेक्ट, ये कब पॉसिबल है? कॉनकेव मिरर पे ये पॉसिबल भी है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, यानी कि जैसे जैसे लाइन बनाते हैं हम, वैसा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, उसको कॉनकेव मिरर के जस्ट सामने रखा गया है, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 15 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यानी कि वो जो फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है। तो उसमें क्या ये मैग्नीफाइड और इरेक्ट वाला आएगा केस? नहीं, वो आएगा नहीं, कॉनकेव है, रियल इमेज के फॉर्मेशन होगा, इन्वर्टेड इमेज के फॉर्मेशन होगा इस जगह पर। तो देखिए दो ऑप्शन जो है वो हमारे तो एलिमिनेट हो गए, इरेक्ट इरेक्ट वाले, तो वो दोनों तो कैसे हो गए, वो हमारे कैंसिल आउट हो गए। बचा सिर्फ हमारे पास ये मैग्नीफाइड और मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। तो इसके लिए अगर आपको लेंस फॉर्मूला जो या लेंस सॉरी मिरर इक्वेशन अगर आपको याद है, अब उससे लगाएं। अब होगा क्या, जब आप उससे लगाएंगे तो हो सकता है कि बड़ा पड़ जाए। इसमें क्या था कि डायरेक्ट ही हम बता सकते हैं। अब क्योंकि जो इमेज है वो हमारी किसके किसके मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किसके किसके बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी? पहली बात तो रियल और इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड इन्वर्टेड यानी कि बी और डी में से कोई होगा। फिर मैग्नीफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी? तो देखिए जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग फोकस की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे ही जो इमेज होती है वो बड़े साइज की होने लगती है, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की वो बनने लगती है। तभी तो फोकस में अगर जाकर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी रख देते हैं तो वो इनफाइनाइट में बहुत बड़े साइज की इमेज फॉर्म होता है। यानी कि इस पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी, बिल्कुल बी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। आगे चलते हैं। When the angle of incidence on the material is 60 degree, the reflected light is completely polarized. The velocity of refracted ray inside the material is. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मटेरियल पर 60 डिग्री था, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल कितना होगा? बेसिकली इस पे जो ब्रूस्टर एंगल वाला है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो जिससे कि हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पता चल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद फिर हमें वेलोसिटी बतानी होगी कि उसके अंदर कितनी स्पीड होगी, यानी कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा ब्रूस्टर एंगल वाले से, जो कि वेव ऑप्टिक्स में आता है। कोई नहीं, यहाँ पर आ गया है तो उसका इस्तेमाल करना है आपको ब्रूस्टर एंगल वाले का। ठीक है, tan IB इज इक्वल टू म्यू बी, उससे निकल कर आ जाएगा। और फिर जब एक बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है मटेरियल के अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया ना कंप्लीटली पोलराइज्ड, तो ये वेव ऑप्टिक्स पर आता है, रे ऑप्टिक्स में इसका जिक्र ही नहीं है। वेव जब हम लाइट को मानते हैं तभी पोलराइजेशन की बात आती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये होगा क्या, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता। तो बचे आपके पास बी, सी और डी। क्या होगा इसके आंसर? मैं इस पे ना ए वाला ही मार्क कर रहा हूं, गलत है। आगे बढ़ते हैं। आप बट उसको बताइए क्या होगा, बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब है हमारे पास, इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स एंड देयर आर 7 इमेजेस फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, देन द एंगल बिटवीन द मिरर्स इज। तो दो, अगर हमने क्या किए, मिरर्स को कुछ एंगल पर प्लेस कर दिया है, जिसके वजह से हमें पता चल रहा है कि उस पे 7 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, तो एंगल कितना होता है? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि पूरा एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंट मतलब सॉरी वो एंगल ऑफ दो मिरर जिस एंगल पर रखे होते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन द मिरर्स, उसका रिलेशन बताता है कि कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, उसके अकॉर्डिंग
हमें निकालना है। तो यहाँ पर ऑड है तो ऑड वाले केस और इवन वाले केस डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर ऑड इमेजेस है उसको आप लगाइएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए कुछ भी हमने मार्क कर दिया, आगे बढ़ते हैं। इफ अ ray traveling in the direction 1/2 I cap plus root 3 j cap is incident on a plane mirror after reflection the ray travels along the direction this the angle of incidence is। तो हमें क्या करना है, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे उसको बना लें और उस जो मिरर है उसको देखें। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो दो हमारे पास हैं, या आप इस पे ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें क्या करें, इन दोनों का ले लें डॉट प्रोडक्ट, जिससे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पता चल जाएगा। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल पता चल जाएगा और फिर उस एंगल को आधा कर देंगे तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा। ठीक है? यानी कि एक रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। तो इस रे और इस रे यानी कि ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है वो हम लोग निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट करके, और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि उस एंगल को जब आधा कर दिया जाएगा तो वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा और वही हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप भी मार्क करते जाइएगा अपने जो डीपीपी है उस पे। अब क्योंकि समय सिर्फ वैसे मतलब इस पे कम बचा हुआ है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमने सॉल्व भी अभी नहीं किया इसको, क्या आंसर निकल कर आएगा आप जो बताते जा रहे हैं वैसे हम लगाते जा रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर अ क्राउन ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट इतना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट इतना, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म इज। यानी कि देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो वायलेट और रेड और येलो इनके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, कि इन तीनों का यूज करके एक रेशियो फॉर्म होता है और वो जो रेशियो निकल कर आता है वो डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म होता है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? A double convex lens has a focal length 25 centimeter. The radius of curvature of one of the surface is double of the other. Find the radii if the refractive index of the material of the lens is 1.5। इसका आंसर क्या होगा बताइए? डबल कॉन्वेक्स लेंस कोई अलग सा कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मीनिंग ये है कि दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है, ऐसे और ऐसे, उसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सर्फेस इज डबल ऑफ द अदर। एक का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दूसरे से मतलब दो गुना है। तो फाइंड द रेडियाई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। हमें रेडियाई फाइंड करना है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का है वो कितना है 1.5 हो। क्या होगा इसका आंसर? A person is 6 feet tall. Now, how tall must a vertical mirror be if he is able to see his entire length? एक 6 फीट टॉल है तो उसको कितना टॉल मिरर चाहिए, वर्टिकल मिरर, ताकि वो अपने आप को पूरी तरीके से देख पाए। देखिए, if two mirrors are kept inclined at 60 degree to each other and a body is placed at the middle, then total number of image formed is। क्या होगा इसका आंसर? मैं कुछ भी लगा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं। देखिए इस पे यहां पर सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। तो जो यहां पर गलत होने के चांसेस हैं जिस क्वेश्चन पर, मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो देखिए ये पहला वाला, दूसरा वाला, चौथा, सातवां और आठवां, इनको डिस्कस करेंगे। A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. How fast is the light traveling in the liquid? तो देखिए इस पे हम लोग क्या करेंगे कि म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे, जिससे कि ये हो जाएगा म्यू इंटू 3/5 बराबर 1। तो म्यू बराबर ले लेंगे हम लोग 5/3, और म्यू क्या होता है C/V। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बाहर है उसको हम लोग एयर मान रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि एयर पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है। तो C/V हो गया 5/3, यानी कि V बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ रे ऑफ लाइट इज इन अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयर मीडियम, अगर एक जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर हमारे आर और आर प्राइम है रिस्पेक्टिवली,
तो इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो है वो 90 डिग्री पर है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा इस गिवन पेयर के लिए? यानी कि क्रिटिकल एंगल जो बन होता है हमारा, वो होता है साइन इनवर्स n2 बाई n1। तो n1 sin 1 बराबर हो जाएगा n2 sin r प्राइम, जिससे कि r प्राइम, क्योंकि जो हमारा एंगल था वो कौन सा था? रिफ्रैक्शन वाला एंगल, जो लाइट बाहर निकल रही थी वाला एंगल। तो n1 sin 1 इक्वल टू हो जाएगा n2 sin 90 माइनस r, जिससे कि ये बन जाएगा n1 बाई n2 बराबर cos r बाई sin r। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, तो n2 बाई n1 हो गया tan r, जिससे कि थीटा c बराबर बन जाएगा साइन इनवर्स tan r, यानी कि बी वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए फोर्थ वाले को देखते हैं। तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ मटेरियल 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल इज। इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है सी, √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड कैन बी फाउंड यूजिंग ब्रूस्टर लॉ, जिसका कि हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड होते हैं कि tan थीटा बी इज इक्वल टू n। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है, तो यही हमारा ब्रूस्टर एंगल हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन पर इसको पुट करने पर n बराबर tan 60 डिग्री। अब n लिखिए चाहे म्यू लिखिए, सेम चीज है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो जाएगा 1.732। अब यहां पर अगर हम क्या करें, v बाई मतलब v इज इक्वल टू सी बाई एन रखते हैं, क्योंकि n बराबर हमारा c बाई वी होता है। तो v बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई, अब 1.732 जो है वो √3 के बराबर है एक्चुअली। ठीक है, √3 के बराबर है, तो √3 यहाँ पर रखेंगे, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास √3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये √3 ही लिखा हुआ है, 1.732 की जगह पर √3 हम इसको मान सकते हैं, तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उसको सॉल्व करने पर ये चीज निकल कर आ रही है। क्लियर? अब सेवंथ वाला देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर अ क्राउन ग्लास प्रिज्म, एनवी, एनआर और एनवाई, ये दे दिया। अब हमें डिस्पर्सिव पावर निकालना है, तो डिस्पर्सिव पावर कैसे निकलती है इसका फॉर्मूला देखिए। डिस्पर्सिव पावर हमारा होता है एनवी माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनवाई माइनस 1। यहां पर क्या है, ये देखिए वायलेट वाले एंड की बात हो रही है, रेड वाले एंड की बात हो रही है, उनके बीच वाले की बात हो रही है यहां पर। तो इस तरीके से हम लोग एनवी माइनस एनआर करते हैं और एनवाई माइनस 1, और इनका हम निकाल लेते हैं रेशियो, जो कि निकल कर आ जाएगा कुछ इतना, एनवी माइनस एनआर हो जाएगा 1.521 माइनस 1.510, यानी कि 0.011, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.55 से, यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाई इतना, यानी कि 0.02। तो डिस्पर्सिव पावर हो गया ग्राउंड ग्लास प्रिज्म का 0.020। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो यही चीज हम कही थी कि क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं और उनका रेशियो ले लेते हैं, तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो एक तरीके से आप कहिए कि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स पर वायलेट वाला माइनस सबसे लीस्ट वाला डिवाइडेड बाई मिडिल वाला -1, उसका निकल कर आता है। तो ये डिस्पर्सिव पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया ये। अब इसको देखिए, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सर्फेसेज इज डबल ऑफ द अदर, फाइंड द रेडियाई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। तो इस पे हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस पे जो कंडीशन है वो हमने रख दी कि एक सरफेस का जो हमारा है वो 2 टाइम्स है दूसरे का। तो इसको अगर हमने 1/r रखा, तो इसको जो सेकंड वाली सरफेस है, क्योंकि कैसा है डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस पर जो R2 होता है उसको माइनस में लेते हैं। अब R2 को हमने 2R माना है, तो -2R यहाँ पर पुट करेंगे, बन जाएगा 1/r प्लस 1/2R। इसको सॉल्व करने पर ये हमारा निकल कर आ जाएगा कि 1/20, ये एक्चुअली यहाँ से ये अलग इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है? ये इसी के आगे लगा हुआ है यहाँ पर, इक्वल या इसका एरो का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा, ये ऐसा ब्रेक है यहाँ पर, ठीक है? वो रेंडर नहीं हो पाया होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 25 बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2R, यानी कि 2R बराबर हो गया 37.5 सेंटीमीटर, जिससे कि R बराबर 18.75 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? आइए अब चलते हैं, जो इसके हमारे पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीवाईक्यू। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ
25 centimeter, the radius of curvature of one of the surfaces is double of the other. Find the radii if the refractive index of the material of the lens is 1.5. अभी इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आपको भी सॉल्व करना है इस चीज को। तो अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, जिसका की जो एंगल है वो कितना है, ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस पे? ए, बी, सी, डी। इस पे देखिए एक चीज दे रखी है कि जो लाइट निकल रही है अपोजिट सरफेस से वो नॉर्मली निकल रही है। तो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा वो हमें बताना है। क्या होगा इसका आंसर? The angle of incidence for a ray of light at a refracting surface of prism is 45 degree. The angle of prism is 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively are. कौन सा इस पे करेक्ट आंसर होगा बताइए। चलिए फटाफट इसको हम लोग करते हैं, और उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन वगैरह होगा उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि समय हो रहा है। ओके, क्लास का समय हो रहा है, तो इसको इस वजह से थोड़ा सा इसको जल्दी करा रहे हैं। बताइए, चलिए इसका आंसर क्या होगा? द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज कॉट ए बाय 2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। आपको इसको अपने उस पे भी सॉल्व करना है, ठीक है, अपनी आईडी पर भी। क्लियर? यहां तो आप आंसर दीजिए ही, साथ में आप इसको अपने उस पे भी सॉल्व करते रहे साथ में। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म इज कॉट ए बाय 2। द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन इज। क्या होगा इसका आंसर? For a normal eye, the cornea of eye provides a converging power of 40D. The least converging power of eye lens behind the cornea is 20D. Using this information, the distance between the retina and the eye lens of the can be estimated to be. तो देखिए यहां पर क्या है कि आई का ये क्वेश्चन है नहीं। अगर आपको लग रहा हो कि आई आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आई का क्वेश्चन है भी नहीं, ये पावर का फॉर्मूला है। तो एक नॉर्मल आई है, कॉर्निया जो है आई का वो प्रोवाइड कर रहा है कन्वर्जिंग पावर इतना। जो लीस्ट कन्वर्जिंग पावर है आई की बिहाइंड द कॉर्निया वो है 20D। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द आई ऑफ द लेंस ऑफ द कितनी होगी। क्या होगा इसका आंसर? अभी देखिए मैं कुछ भी टिक कर रहा हूं, क्लियर, ताकि आप उसको देख के टिक ना कर पाए, आप अपने हिसाब से टिक करें। बात समझ रहे हैं? तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही टिक करना है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी टिक कर दें। मैं इसलिए टिक कर रहा हूं ताकि आप टिक ना कर पाए उसको, कि आपने देखा कि हाँ ये है, आप तुरंत टिक कर दिया। आपको सॉल्व करके टिक करना है। मेरे इवैल्यूएशन से क्या फर्क पड़ता है? अब इवैल्यूएशन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता करना है कि किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी है। समझ रहे हैं ना? An astronomical refracting telescope will have a large angular magnification with higher angular resolution when it has an objective lens. तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वगैरह वाला है, इसको हम लोग ऑप्टिकल डिवाइसेस पर और पढ़ेंगे अब, क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स के अंडर ही आता है, बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लास अलग बनी हुई है। तो कोई नहीं, इसको भी अभी मार्क कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस पे अब क्या करेंगे कि इसको भी मार्क कर लेंगे, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। बट आपको क्या करना है, ऐसे नहीं मार्क करना, आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर अब आपको कुछ जो इसके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा, जैसे कि 10th वाला सबसे पहले। तो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो गौर से देखिए जरा, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल है क्रिटिकल एंगल के बराबर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री लिया जा रहा है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, मतलब कि जहां पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल अगर हमारा क्रिटिकल एंगल है, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस वजह से ये 90 डिग्री इसका आंसर होगा। क्लियर? अब इसको देखिए, जैसे टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैं ऑफ फोकल लेंथ f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1।
व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन, अब क्या किया गया, उनके बीच में जो स्पेस थी उसको ग्लिसरीन से फिल कर दिया गया है, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया। देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f2, तो f2 और f1 का हमें रेशियो बताना है क्या होगा। तो यहां पर 1/f1 जो होगा वो हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, यानी कि f1 इज इक्वल टू हो जाएगा f/2। यहां पर फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि जो तीसरा वाला जो फॉर्मेशन होगा उसका निगेटिव में फोकल लेंथ होगा, तो ये बन जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/f इंटू 1 बाई माइनस 1/f इक्वल टू 1/f, इससे कि 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो ये बन गया f2 बराबर f, यानी कि f1 और f2 का रेशियो जब निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 1:2। इसको देखिए, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात है, तो इस पे होता क्या है कि इसका लार्जर फोकल लेंथ होना चाहिए और लार्ज डायमीटर होना चाहिए, ताकि ये ज्यादा ज्यादा लाइट गैदर कर सके। ठीक है, ये इसका पहला वाला करेक्ट आंसर है। तो एक नॉर्मल आई की बात है, तो कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड अ कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डी, और लीस्ट कन्वर्जिंग पावर आई बिहाइंड द कॉर्निया होता है 20 डी। तो इस पे क्या है कि देखिए, जो कॉर्निया वाला है वो हो गया प्लस 40 डी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिर हो गया जो आई है वो हो गया प्लस 20 डी। तो यहाँ पर टोटल पावर जो होगा कॉम्बिनेशन का वो हो जाएगा 40 प्लस 20 यानी कि 60 डी। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन अगर हम लोग निकालें तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 60 इंटू 100, यानी कि इसको हमने सेंटीमीटर्स पर निकाल लिया, बेसिकली ये मीटर उस पर निकल कर आता मीटर्स पर, तो 5/3 सेंटीमीटर लिख लिया। अब मिनिमम कन्वर्जिंग स्टेट जो आई की होती है वो होता है यू बराबर माइनस इनफाइनाइट, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, यानी कि v बराबर 5/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो है वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1.67 1.67 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1.67 सेंटीमीटर्स, मीटर्स नहीं, 1.67 सेंटीमीटर्स हो गई। क्लियर, इसको याद रखिएगा, 1.67 सेंटीमीटर्स होगा। तो अब एक और क्वेश्चन, बस ये आखिरी है। तो यहां पर क्या है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल अगर प्रिज्म का ए दे रखा है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो cot a/2 है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है हमारा 180 डिग्री माइनस 2 है, इस पूरे प्रोसीजर से। तो अब एंड करते हैं इसको, इस क्लास को यहीं पर। आई होप जो मैंने आपको चीजें बताई हैं समझ पे आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।